Hello students. In the revision series of class 10 biology, we'll start with the first unit, that is life process, जो सबसे ज़्यादा important unit है. And life process का भी one of the most important topic, human digestive system. Human digestive system के बारे में बात करने से पहले nutrition in animals discuss कर लेते हैं in brief. Nutrition in animals के 5 steps होते हैं, जैसा कि हमें पता है. Ingestion, digestion, absorption, assimilation और excretion, जिसे ingestion भी कहते हैं. ingestion की बात करें, जैसे ही हमने फूड लिया, फूड माउथ के अंदर गया, बस ingestion का प्रोसेस वहीं पर कंप्लीट. फूड के माउथ में एंटर होते ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक प्रोसेस होता है किसका? डाइजेशन का. एक बार फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक हो गया इनटू सिंपल फॉर्म्स. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड जो है डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी असिमिलेशन. असिमिलेशन मतलब कि ब्लड उस फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, वेरियस सेल्स और फिर डिफरेंट सेल्स उस फूड को यूटिलाइज करेंगे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए. एंड इसके बाद लास्ट स्टेप इज इजेशन, जिसे एक्सक्रीशन भी कहते हैं, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्मॉल थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन. आगे अगर हम बात करें, लेट्स स्टार्ट विद इट. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉलोइंग पार्ट्स हैं: माउथ, salivary glands, pharynx, esophagus, stomach, pancreas, liver, gallbladder, small intestine, large intestine, rectum and anus. माउथ से स्टार्ट करते हैं. जैसे ही फूड लिया, माउथ के अंदर गया, इंजेशन की प्रोसेस क्या हो गई? कंप्लीट. अब माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. कैसे स्टार्ट? माउथ के अंदर टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं और बाकी सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि कहाँ प्रेजेंट है? दे आर नॉट प्रेजेंट इन द माउथ, दे आर प्रेजेंट इन आवर जॉज, राइट? टीथ का काम क्या है? च्यूइंग द फूड. फूड जैसे ही अंदर गया, टीथ उसको क्या करेंगे? च्यू करेंगे फूड. इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. टंग का काम क्या है? फूड को टेस्ट करना, साथ ही साथ इट विल हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को मिक्स करना विद सलाइवा एंड उसको स्वॉलो करने में मदद करेगी टंग. इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स एक डक्ट के थ्रू, जो कि सलाइवरी डक्ट है, सलाइवा को सेक्रीट करते हैं इन द माउथ. माउथ में जैसे ही सलाइवा पहुंचता है, सलाइवा के कंपोनेंट्स म्यूकस और सलाइवरी अमाइलेज अपना वर्क स्टार्ट करते हैं. म्यूकस का काम क्या है? जो फूड आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, उसको एडहेर करना, यानी कि उसको ज्वाइन करना, एक बोलस के फॉर्म में, बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करना. साथ ही साथ उसको ल्यूब्रिकेट करना ताकि फूड आप आसानी से ईसोफेगस के डाउन मूव कर सके. सलाइवरी अमाइलेज फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है. दैट इज द फर्स्ट एंजाइम एक्टिंग ऑन द फूड. सलाइवरी अमाइलेज फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देता है इनटू सिंपल शुगर्स, यानी कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक करेगा. इसके बाद जो फूड है माउथ से पहुंचेगा इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज pharynx. Pharynx is a common passage for both food and air. Pharynx से, अब क्योंकि फूड है, so it will reach the esophagus, जिसको फूड पाइप कहते हैं. esophagus में जब ये बोलस फॉर्म में फूड मूव करता है, तो esophagus की मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं और फूड को मूव डाउन करवाती हैं थ्रू द esophagus. इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन द esophagus को एक नाम दिया गया इस प्रोसेस को, दैट इज पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट. जैसे ही ये फूड आपका रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हुए ईसोफेगस से डाउन मूव करेगा, इट विल रीच द नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज स्टमक. स्टमक की बात करें, स्टमक के जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस जो फूड पर एक्ट. Gastric juices के component HCl, that's hydrochloric acid, mucus and pepsin. HCl का यहाँ पर फंक्शन क्या है? फूड में जो भी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें किल करना, साथ ही साथ ये जो एंजाइम है पेप्सिन, इसे क्या करना? एक्टिवेट करना. म्यूकस का काम यहाँ पर है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
स्टमक के वॉल्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। सो म्यूकस स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। पेप्सिन जो है, पेप्सिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट कर देता है, तो पेप्सिन अब फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स हैं उसका डाइजेशन क्या कर देते हैं, स्टार्ट। तो यहाँ पर हम ये बात समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है, इन द माउथ। स्टार्ट हुआ, आई एम नॉट सेइंग इट्स कंप्लीटेड। प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है, इन द स्टमक स्टार्ट हुआ है डाइजेशन, क्योंकि फाइनल डाइजेशन तो कंप्लीट कहाँ होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के भी वॉल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और फूड को चर्न करते हैं, यानी कि उसको एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ उससे गैस्ट्रिक जूसेस भी क्या होते हैं, अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। स्टमक के बाद अब फूड की नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही पहुंचता है, ये रिसीव करता है सेक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास, ये दो ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। लिवर का सेक्रेशन बाइल जूस, बाइल जूस फूड पर एक्ट करता है जो स्टमक से एंटर हुआ है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस इस एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है इनटू बेसिक, बेसिक में कन्वर्ट कर देता है ताकि इस पे पैंक्रियास के एंजाइम्स एक्ट कर सके, और साथ ही साथ ये उस फूड में जो फैट प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये फैट को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है। इसके आगे अगर हम बात करें पैंक्रियास का एक्शन है, पैंक्रियास रिलीज क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन एक्ट करता है ऑन प्रोटीन एंड लाइपेज एक्ट करता है ऑन लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, फैट्स। तो पैंक्रियास में जो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है वो आपके फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करे, लाइपेज एंजाइम यानी कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि फैट्स को डाइजेशन स्टार्ट करें। इसके बाद फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूसेस में रिसीव करता है, जो कौन सेक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में भी ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो सेक्रेट क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि उसको कंप्लीटली सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज, फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। सो फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, माउथ में, और एंड कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, माउथ में। प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक, और फैट्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। अब डाइजेशन कंप्लीट सबका होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो अगला स्टेप है डाइजेशन के बाद, व्हाट इज दैट, एब्जॉर्प्शन। अब फूड आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू ब्लड वेसल्स। इंटेस्टाइन में इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, विलाई। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल्स पे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई प्रेजेंट होंगे। ये विलाई जो है ये रिचली सप्लाइड है विद व्हाट, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड है। अब क्या होगा, इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू ब्लड, और फिर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है टू वेरियस सेल्स, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद अगला स्टेप असिमिलेशन। अब एक बार सभी सेल्स के पास, सभी ऑर्गन्स के पास फूड पहुंच गया, देन ग्लूकोज विल यूज फॉर एनर्जी। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो है आपके प्रोड्यूस हुए हैं, यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इंसुलेशन का काम करता है, आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। इट्स स्टोर्ड बिलो द स्किन, द एडिपोज टिश्यूज। साथ ही साथ जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स जो है किस लिए जरूरी है, फॉर सेल ग्रोथ, फॉर सेल रिपेयर, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन्स को बोला जाता है ना बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये सेल ग्रोथ और रिपेयर के काम आए।
आपकी बॉडी की ग्रोथ में, रिपेयर में, इंजरीज को रिपेयर करेगी। इस तरीके से प्रोसेस कौन सी हो गई? असिमिलेशन कंप्लीट। अब आगे क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया था। अब फूड एंटर करेगा इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते ही क्या होगा आगे? अनडाइजेस्टेड जो फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स पे इस तरीके से जो विलाई प्रेजेंट होते हैं वो इस अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर और इस फूड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फेसेस या फीकल मैटर, जो टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर हो जाता है रेक्टम में, एंड देन इट इज इजेक्टेड आउट और एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द एनस। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ एंटर कर रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें से एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, बस वाटर एब्जॉर्ब होगा, पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर होगा, एनस के थ्रू इट विल बी इजेक्टेड आउट। तो यही पर प्रोसेस कौन सी कंप्लीट हो गई? इजेक्शन या फिर कहेंगे एक्सक्रीशन की। यहां तक का इन सबको क्लियर है? सो ये रही क्या पूरी प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ से स्टार्ट, देन फूड कहां पहुंचा? फारिंग्स में, फारिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड कहां पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इट्स फाइनली इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही। अब हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, today we'll talk about the human respiratory system. Human respiratory system के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं about the mechanism of breathing. Breathing क्या है? Breathing is intake of air and giving out of air. Now, breathing जो होता है एक breath में क्या होता है? One inhalation plus one exhalation. यानी एक बार ब्रीथ इन करना और एक बार कंप्लीटली ब्रीथ आउट करना, ये पूरा कंप्लीट क्या होता है? एक ब्रेथ। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब जो रिब केज होता है ये मूव करता है आउटवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। जो हमारे लंग्स है, लंग्स हमारे रिब केज के अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो केज है ये आउटवर्ड्स और फॉरवर्ड मूव करता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं। जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है, इस तरीके से फ्लैट हो जाता है और ये थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाता है। थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आ सके। दूसरा, एक्सहेलेशन यानी कि ब्रीथ आउट करना। एक बार हमने ब्रीथ इन कर लिया मतलब कि हमने एक बार सांस अंदर ली, अब दूसरा काम क्या होगा? ब्रीथ आउट करना, सांस छोड़ना। ब्रीथ आउट करते टाइम जो रिब केज होता है वो इनवर्ड्स और बैकवर्ड्स चला जाता है और डायफ्राम अपवर्ड्स मूव करता है, इस तरीके से अपना डोम शेप ले लेता है, जिससे ये थोरैसिक कैविटी का एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो एयर है वो एक्सपेल आउट हो पाती है यानी कि बाहर निकल पाती है। ये क्या है? हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जिस तरीके से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। और एक मिनट में हम ब्रीथ करते हैं अबाउट 15 to 17 टाइम्स, मतलब 15 से 17 बार क्या होता है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। अगर कभी एग्जाम्स में भी भूल रहे हो ये कॉन्सेप्ट तो इस तरीका क्या रहेगा? जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, यू कैन फील योरसेल्फ रिब केज का अपवर्ड्स मूव करना एंड जस्ट ब्रीथ आउट। तो आप खुद फील कर सकते हो कैसे आपका रिब केज बैकवर्ड्स एंड इनवर्ड्स मूव करता है। दैट विल बी द बेस्ट वे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इस ब्रीदिंग प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है? लंग्स। सो ये जो लंग्स है ये इन्वॉल्व है किसमें? ब्रीदिंग। ये डायग्राम है किसका? आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लंग्स के अलावा और भी पार्ट्स कंप्राइज करता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स एक बार देख लेते हैं। नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फारिंक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, alveoli, diaphragm, lungs, pleural membrane and pleural fluid. लंग्स जैसे कि हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसी की वजह से तो हम सरवाइव कर पा रहे हैं। जब तक हम ब्रीथ कर रहे हैं तब तक
तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो इनका प्रोटेक्शन कैसे होता है? रिब केज लंग्स को बाहर से प्रोटेक्ट करती है, आउटवर्ड्स। उसके अलावा अंदर से भी लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो हम डबल मेम्ब्रेन देख रहे हैं क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लो करता है क्या? प्लूरल फ्लूइड, जो एक शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड। शॉक से यहाँ मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, मैकेनिकल शॉक। मतलब कि जैसे हम गिर जाते हैं तो पूरी बॉडी को जो जर्क लगता है, किसी से टकरा जाते हैं, जो बॉडी को जर्क लगता है, उसका इम्पैक्ट आपके लंग्स तक ना पहुंचे, वो प्रोटेक्टेड रहे। ये काम किसका रहेगा? प्लूरल फ्लूइड। अब देखते हैं कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। नॉस्ट्रल से एयर अंदर जाती है और पहुंचती है कहाँ? नेजल कैविटीज। एयर तो खैर माउथ के थ्रू भी अंदर जाती है, राइट? लेकिन जब नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर एंटर करती है तो नेजल कैविटी में बहुत सारे सीलिया और म्यूकस होते हैं। सीलिया मतलब इस तरीके के फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आपके नेजल कैविटी में, और म्यूकस होता है। ये एयर के साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डस्ट पार्टिकल्स एंटर होते हैं उन्हें क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, ताकि क्लीन एयर कहाँ पहुंचे? आपके लंग्स तक। अब नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी में एयर पहुंचते ही नेक्स्ट पार्ट में कहाँ आती है? फैरिंग्स में। फैरिंग्स क्या है? फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, फैरिंग्स को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, क्योंकि ये कॉमन है फॉर बोथ फूड एंड एयर। अब यहाँ से डिसाइड होता है अगर फूड है तो कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, और अगर एयर है तो कहाँ जाएगा? विंड पाइप। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फैरिंग्स के बाद अगला पार्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो कि क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, हमारा वॉइस बॉक्स। तो फैरिंग्स के बाद एयर कहाँ पहुंचेगी? लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद देन द एयर रीचेस द ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप है। ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकाई, क्योंकि ट्रैकिया आपका दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है। That are bronchi, one in each lung. Bronchi further आपका ब्रांच हो जाता है into bronchioles, and bronchioles के बाद एयर कहाँ पहुंचती है? alveoles, जहाँ पर क्या होता है? exchange of gases. I hope से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। अब आगे ये ट्रैकिया में हम इस तरीके की लाइंस देख रहे हैं, राइट? These are what? C-shaped cartilaginous rings, जो ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करती है। कार्टिलेज से बनी हुई सी शेप की रिंग्स है, पूरी सर्कल नहीं है, सी शेप की रिंग्स है, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से मदद करती है। जैसे कि जब अपन इनहेल करते हैं तब तो एयर अंदर जाती है, लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तब क्या होगा? अगर एयर खत्म होगी ट्रैकिया में से तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इसी वजह से सी शेप रिंग्स जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखते, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना करे इन एब्सेंस ऑफ एयर। आगे अब फंक्शन आता है किसका? एल्वेओलीज का। वहां पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेओलीज में जैसे ये एयर पहुंचती है, अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हाइड्रोजन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, ऑक्सीजन इज देयर, अदर गैसेस आर देयर, राइट? तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है एल्वेओलीज से डिफ्यूज कर जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स, क्योंकि एल्वेओलीज रिचली सप्लाई होती है किससे? ब्लड वेसल्स से। यानी कि इनकी थिन वॉल्स होती है और इनकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किस में आ जाता है? एल्वेओलीज में। फिर एल्वेओलीज से फिर अगेन द रिवर्स पाथ, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लारिंक्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर इज एक्सपेल्ड आउट। इस तरीके से वर्क क्या करता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ तक क्लियर है सबको? कैसे वर्क कर रहा है? नॉस्ट्रल से एयर एंटर होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, देन नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लारिंक्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओली। एल्वेओलीज में क्या हो रहा है? अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है और बॉडी सेल से कलेक्ट जो किया गया कार्बन डाइऑक्साइड वो किस में जा रहा है? बैक टू द एल्वेओलीज थ्रू द ब्लड।
फिर ब्लड इसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द वेरियस सेल्स, और सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज करके क्या बनाते हैं? एनर्जी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हियर वी एंड विद आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से. सो थैंक यू. In the next video, we will study about the human circulatory system. मतलब हमारे हार्ट की फंक्शन. हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, कैसे वेरियस ऑर्गन्स ब्लड रिसीव करते हैं. So then, thank you students. Hello students. Today we will start with the human circulatory system. Human circulatory system के 3 components होते हैं: blood, blood vessels and हार्ट. ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना. एंड ब्लड वेसल्स का काम क्या है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, उसको पहुंचाना टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड. तो आज हम इसी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं एंड हियर वी विल स्टडी हाउ ह्यूमन हार्ट फंक्शंस. ह्यूमन हार्ट की बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और अगर कोई भी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है तो क्या जरूरी होगा? उसका प्रोटेक्शन. ह्यूमन हार्ट जो है ये प्रोटेक्टेड रहता है आउटसाइड से बाय द स्टर्नम. जो रिब केज की सेंटर बोन होती है स्टर्नम, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है बाहर से. एंड इनसाइड से हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में फिल होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम प्लूरल फ्लूइड जैसा ही है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा. दैट इज इट्स अ मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर. हार्ट को किसी भी तरीके का मैकेनिकल शॉक इफेक्ट ना करे. अब बात करते हैं कैसे ये हार्ट फंक्शन करता है. ये डायग्राम है हमारा ह्यूमन हार्ट का एंड दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाउ द पंपिंग ऑफ द हार्ट इज डन. हार्ट के अगर अपन वेरियस पार्ट्स की बात करें, द फर्स्ट चेंबर ऑफ द हार्ट राइट एट्रियम, उसके बाद सेकंड चेंबर राइट वेंट्रिकल, then the third chamber left atrium, fourth chamber left ventricle. इसके अलावा वेना कावा जो एक सुपीरियर वेन है, ये बॉडी ऑर्गन से क्या लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं. एओर्टा. एओर्टा क्या है? सुपीरियर आर्टरी, सबसे बड़ी वाली आर्टरी जो बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, यानी कि वो ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर हार्ट. साथ ही साथ इससे कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है टू द लंग्स, एंड पल्मोनरी वेन जो हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आती है फ्रॉम द लंग्स. अब देखते हैं कैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है. बॉडी ऑर्गन्स जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे, तो अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर ब्लड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड वेना कावा सुपीरियर वेन, ये पहुंचाती है कहां तक? टू द हार्ट. हार्ट का पहला चेंबर राइट एट्रियम. हार्ट का पहला चेंबर जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम की ओपनिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल इज रेगुलेटेड बाय ट्राइकास्पिड वाल्व. इसको ट्राइकास्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर्स जो कि राइट एट्रियम से ब्लड की कहाँ पहुंचाते हैं? टू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल अब इस ब्लड पहुंचाता है टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. एंड पल्मोनरी आर्टरी इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. लंग्स में ब्लड क्या ऑब्टेन करता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड, यानी कि अब ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग से कहाँ आएगा? टू द पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स
इस ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड को देन लेकर जाते हैं टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम द थर्ड चेंबर ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल is regulated by bicuspid valve, जिसे tricuspid valve कर रहा था राइट एट्रियम की राइट वेंट्रिकल में, वैसे ही bicuspid valve रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा यानी कि सुपीरियर आर्टरी के थ्रू पहुंचता है बॉडी ऑर्गन्स तक। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स तक कौन पहुंचाता है? एओर्टा। और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आता है? वेना कावा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो बॉडी ऑर्गन से वेना कावा लेकर आएगी क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पहुंचेगा? फर्स्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम की ओपनिंग राइट वेंट्रिकल में कौन रेगुलेट करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देगा आउट ऑफ द हार्ट। कहां पहुंचाएगा? टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में ऑक्सीजन ऑब्टेन कर गया, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पहुंचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल इज रेगुलेटेड बाय बाइकस्पिड वाल्व, जिसमें से दो फ्लैप्स हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देता है टू द एओर्टा, जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाता है? बॉडी ऑर्गन्स तक। अब ये जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, सेपरेट होते हैं बाय व्हाट? सेप्टम। क्यों? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आपस में मिक्सिंग ना हो। यहाँ भी हम देख सकते हैं इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेप्टम, जो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल हो, वेंट्रिकल्स की वॉल्स हमेशा थिक होती हैं एज कंपेयर टू एट्रियम। अगर हम यहाँ भी देखेंगे एट्रियम्स की वॉल्स थिन है, वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक है। क्यों? क्योंकि एट्रियम को तो बस एक चेंबर से दूसरे चेंबर में पहुंचाना है हार्ट में, लेकिन वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना पड़ता है आउट ऑफ द हार्ट। उसमें फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है। इसी वजह से वेंट्रिकल्स की वॉल क्या है? थिक होती है, सो दैट दे कैन पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। आई होप से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट यानी कि डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या हो रहा है? 2 बार ब्लड आपके हार्ट में पहुंच रहा है और 2 बार ब्लड आपका हार्ट छोड़ रहा है। यानी कि एक बार वेना कावा ब्लड लेकर आए आपके हार्ट में और एक बार कौन लेकर आई? पल्मोनरी वेन। एक बार पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर जा रही है, दूसरी बार ब्लड कौन लेकर जा रही है? एओर्टा। सो 2 times ब्लड रीचेस द हार्ट एंड 2 times ब्लड लीव्स द हार्ट। इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम है डबल सर्कुलेशन। अब लंग्स और हार्ट, हमारा हार्ट है, इनके बीच जो सर्कुलेशन हो रहा है, तो लंग्स और हार्ट के बीच में, इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच के सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच का सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा कंप्लीट प्रोसेस डबल सर्कुलेशन। और एक बार हार्ट का इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, मतलब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंचा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को कहाँ पुश करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आकर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को पुश करेगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को पुश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को पुश करेगा एओर्टा में। तो हार्ट क्या हो रहा है? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये जो हार्ट का वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इसको क्या कहा जाता है? वन हार्ट बीट। मतलब इस पूरे प्रोसेस वन हार्ट बीट। और इसमें कितना समय लगता है? ओनली 0.8 सेकेंड्स। एंड 1 मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार बीट करता है, इसी को क्या कहा जाता है? पल्स रेट, जो क्या है? 72 times per minute on an average. I hope so students,
Double circulation in heart is clear to all of you? Yes? So in the next video we will talk about the human excretory system, कैसे kidneys function करती है, nephron कैसे blood को क्या करता है, filter. ये तो था pumping of blood. In the next session we will study about the filtration of blood. Till then, thank you students. Hello students. Today we will study about the human excretory system. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, यानी ब्लड को क्या करना? प्योरीफाई. ह्यूमन ब्लड की या ह्यूमन बॉडी की मेजर इम्प्योरिटी जो है वो क्या है? यूरिया. इस यूरिया को रिमूवल के लिए इतना सारा प्रोसेस किया जाता है. यूरिया कैसे फॉर्म होता है? जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स ब्रेक हो रहे होते हैं, तब उस टाइम एक वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, दैट इज यूरिक एसिड. ये यूरिक एसिड को लिवर के सेल्स एक कम टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं. मैंने कहा कम टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब अभी भी इसका रिमूवल जरूरी है. आर्टरी जो है, स्पेशली रीनल आर्टरी, यही इम्प्योर ब्लड जिसमें यूरिया प्रेजेंट है उसको लेकर आती है टू द किडनीज. किडनीज इस ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, उसमें से यूरिया रिमूव करते हैं, एंड जो प्योरिफाइड ब्लड है रीनल वेन के थ्रू वापस कहाँ चला जाता है? बॉडी ऑर्गेन्स में. किडनी में अब ये जो यूरिन फॉर्म हुआ कहाँ पहुंचेगा? टू द यूरेटर्स. यूरेटर्स के बाद इंफ्रारेट इट विल बी स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू urethra. This is the whole pathway. Kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Clear? अब किडनी में इस यूरिया को यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? यूरिया को रिमूव करने का काम. किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टरेशन यूनिट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फिल्टरेशन यूनिट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन. तो किडनी में ये पूरा फिल्टरेशन का काम इसे नेफ्रॉन्स करते हैं. नेफ्रॉन जो है रीनल आर्टरी लेकर आती है क्या? इम्प्योर, जिसमें क्या प्रेजेंट है? यूरिया. इसके बाद नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुलस, बोमान्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट. ये ट्यूब्यूल्स आपके 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी. पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है. ये तो बात हो गई किसकी? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नाउ लेट्स सी अबाउट द फंक्शनिंग. रीनल आर्टरी क्या लेकर आ रही है? इम्प्योर ब्लड, जिसमें क्या प्रेजेंट है? यूरिया. इसी के पीछे तो सारी इतनी मेहनत करी जा रही है. तो रीनल आर्टरी जैसी इस इम्प्योर ब्लड को लेकर आएगी, ब्लड किसमें चला जाएगा? ग्लोमेरुलस में. ये ग्लोमेरुलस पार्ट जो है एक्चुअली क्या है? कैपिलरी है. इट्स जस्ट अ नेटवर्क, अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज. के बाद ये जितना भी ये शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो, ये सारा क्या है? कैपिलरीज. और उसके बाद ये वेन्स, क्योंकि हमें क्या पता है आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन कौन फॉर्म करता है? कैपिलरी. तो ये आर्टरी हो गई या वेन हो गई, इसके बीच में द कलेक्टिंग लिंक, द जंक्शन इज कैपिलरी. अब ग्लोमेरुलस जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, इससे ब्लड में प्रेजेंट सारे के सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो यूजफुल है या नहीं है, सब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इसमें. बोमान्स कैप्सूल, कप शेप स्ट्रक्चर जो आप एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन देख रहे हो, दिस इज द बोमान्स कैप्सूल. इस कैप्सूल में सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं, मतलब हार्मोन्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, सब सब्सटेंसेस. अब क्या हमारी बॉडी को हार्मोन्स की जरूरत है? बिल्कुल है. हमारी बॉडी को ग्लूकोज की भी जरूरत है, अमीनो एसिड्स की भी जरूरत है. तो फिर अनवांटेड सब्सटेंस क्या है? यूरिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर. सारे सब्सटेंसेस एक बार किसमें आ गए? बोमान्स कैप्सूल में. अब आगे क्या होगा? बोमान्स कैप्सूल के बाद ये सब्सटेंसेस जाएंगे ट्यूब्यूल्स में. ट्यूब्यूल्स में मूव करते टाइम क्या होगा? इन सभी जो सब्सटेंसेस ब्लड से फिल्टर आउट होके आए हैं, सभी सब्सटेंसेस में से सारी जरूरी चीजें, असेंशियल सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं? रीएब्सॉर्ब. असेंशियल सब्सटेंसेस से मतलब है हार्मोन्स, दे आर नेसेसरी, वो रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे. विटामिन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जितनी भी जरूरी चीजें सब क्या हो जाएंगी? रीएब्सॉर्ब इन कैपिलरीज में. इन ट्यूब्यूल्स में मूव करते टाइम सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कैपिलरीज में
रीएब्जॉर्ब। और इस ट्यूब्यूल्स में क्या बचेगा? एक्स्ट्रा वाटर, मतलब बॉडी को जितना वाटर चाहिए था उतना तो रीएब्जॉर्ब हो गया, जो एक्स्ट्रा वाटर बचता है वो एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट और यूरिया। अब ये जो आपका ट्यूब्यूल्स में रह गया ये क्या बन गया? यूरिन। यूरिया सारा का सारा आ जाएगा क्योंकि वही तो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो एक्सेस सॉल्ट है यूरिन में, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है? 95%। यूरिन क्या है? एक्स्ट्रा वाटर। फिर 25% इसमें यूरिया प्रेजेंट। एंड ये जो सॉल्ट्स हैं कौन से? एक्सेस वाले, जो एक्सेस में सॉल्ट्स थे वो भी 25%। कॉम्पोजिशन किसका है ये? यूरिन। ये जो यूरिन है अब इन ट्यूब्यूल्स के बाद नेक्स्ट कहाँ पहुंचेगी? जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिंग डक्ट भी कहा जाता है। इस कलेक्टिंग डक्ट फर्दर ये बहुत सारी नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट्स निकलती, कंबाइन हो जाती है और इस यूरिन को कहाँ पहुंचाते हैं? यूरेटर्स। फिर हमें तो पैसेज पता है, यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है? इजेक्ट आउट। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ व्हाट? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब इसमें क्या समझ में आता है? किडनी के क्या फंक्शंस हैं? दो मेजर फंक्शन है। पहला ब्लड फिल्टर आउट करना, उसमें से जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करना। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रखना। तभी तो वो एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर ताकि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो किडनी के दो फंक्शंस हुए, ऑस्मो रेगुलेशन एंड फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। एंड फिल्टरेशन की प्रोसेस क्या है? रीनल आर्टरी क्या लेकर आई? इम्प्योर ब्लड, जिसमें क्या प्रेजेंट है? यूरिया। ग्लोमेरुलस में जाते ही ब्लड के सारे सब्सटेंसेस किसमें आ जाते हैं? बोमैंस कैप्सूल में। बोमैंस कैप्सूल में आते ही जब ये सब्सटेंसेस ट्यूब्यूल्स में मूव करते हैं तब इसमें से जितनी भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि हार्मोन्स है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ग्लूकोज है, ये सब चीजें, वाटर है, सॉल्ट है, सबका सब रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बचता क्या है? एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर और यूरिया। बनाता क्या है? यूरिन। अब ये किसमें जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में, जो यूरिन फॉर्म हो गया। एंड फाइनली यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू इट विल बी इजेक्टेड आउट। So this was the whole process of how our blood is filtered. Renal artery फिर क्या लेकर गई? हमारा filtered blood. So I hope students आप लोगों को ये पूरा concept समझ में आया होगा, right? So thank you students.